मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा से हूँ। हम फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का सेकंड पेपर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिनका कालखंड 1000 से 1707 ईस्वी तक का है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने तुर्कों की सफलताएं देखी। इसके बाद महमूद गजनवी के जो भारत पर किए गए 17-18 आक्रमण थे, उनका अध्ययन किया। फिर इन आक्रमणों का क्या परिणाम और महत्व रहा भारत में, वो हमने देखा। अब उसी अध्ययन को हम अपने अंतिम चरण में आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम जो अध्ययन करेंगे वो है महमूद गजनवी के जो व्यक्तित्व था वो और उनके कार्यों का क्या मूल्यांकन रहा, एक शासक के तौर पे, एक व्यक्ति के रूप में, एक सैनिक के रूप में, एक महान साम्राज्य निर्माता के रूप में और एक धनलोलुप व्यक्ति के रूप में महमूद गजनवी का व्यक्तित्व क्या था। इन कार्यों का मूल्यांकन करके इसी के साथ आज हमारा ये महमूद गजनवी का अध्ययन जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। महमूद के चरित्र तथा उसकी सफलता के संबंध में विद्वानों ने विभिन्न मत प्रकट किए हैं। कतिपय कुछ इतिहासकारों ने उसे एक महान विजेता, कुशल सेनानायक, दूरदर्शी राजनीतिज्ञ, न्यायप्रिय, सफल प्रशासक और श्रेष्ठ कला प्रेमी माना है। वे उसकी बुरी प्रशंसा भी करते हैं। कुछ को महमूद के व्यक्तित्व में किसी तरह की कमी नज़र ही नहीं आती। दूसरी ओर कुछ विद्वान उसके गुणों के साथ साथ उसकी धनलोलुपता, धर्मांधता, उसके अत्याचार, नृशंसता, बर्बरता आदि का भी अतिरंजित चित्रण करते हैं। इस प्रकार महमूद के प्रति दो विभिन्न दृष्टिकोण स्थापित हैं, किंतु ये दोनों ही एक पक्षीय दृष्टिकोण हैं, जिनमें सत्य का अंश तो अवश्य है, किंतु पूर्ण सत्य हम उसको नहीं मान सकते। अतः महमूद के व्यक्तित्व एवं कार्यों के मूल्यांकन के लिए हमें उसके दोनों ही पक्षों की समीक्षा करनी आवश्यक है, तभी हम उसके व्यक्तित्व का उचित मूल्यांकन कर पाएंगे। जैसे कि एक व्यक्ति के रूप में, महमूद गजनवी में अपार शक्ति, अदम्य उत्साह और भरपूर साहस था। यद्यपि वह कुरूप था और उसको अपनी कुरूपता का पूरा एहसास था, फिर भी वह एक दूरदर्शी और व्यवहारिक व्यक्ति था। उसकी सूझबूझ उसमें गजब की थी। वह सारा कार्य योजनाबद्ध रूप से किया करता था। वह अपने संकल्प में दृढ़ था और उसकी पूर्ति के लिए वह सब कुछ करने को तत्पर हो जाता जो कि उसे विजय दिला सकती थी। उसे व्यभिचार और दुराचारों से अत्यधिक घृणा थी। यद्यपि हजारों की उसने हत्या की थी, किंतु उसने किसी भी स्त्री के सतीत्व को नष्ट नहीं किया था। उसके आक्रमणों के बीच उसके व्यभिचार का एक भी उदाहरण नहीं मिलता है। महमूद के आचरण की श्रेष्ठता में संदेह से परे कहा जा सकता है। उसमें उच्च कोटि की धर्मपरायणता भी थी। वह एक धर्मनिष्ठ सुन्नी मुसलमान था। वह इस्लाम और कुरान में विश्वास रखता था। वह नियमित रूप से नमाज पढ़ा करता था और कठिन स्थिति में अल्लाह को याद करता रहता था। युद्धों में सफलता प्राप्ति के लिए वह अल्लाह के प्रति अपनी कृतज्ञता भी प्रकट करता था। उसने अपने सगे संबंधियों के प्रति अपने हृदय में अपार सद्भावना भर रखी थी, किंतु धन लोलुपता की भावना उसमें काफ़ी दृढ़ थी। अन्य धर्मावलंबियों के प्रति वह अत्यधिक अनुदार था। घमंड, बर्बरता, असहिष्णुता, दुर्गुणों का समावेश उसके व्यक्तित्व में भी था। अतः एक व्यक्ति के रूप में उसे आदर्श तो नहीं कहा जा सकता, किंतु हम उसे एक सफल व्यक्ति कह सकते हैं। महमूद गजनवी का मूल्यांकन एक सैनिक और सेनापति के रूप में। महमूद साहसी, वीर सैनिक और कुशल सेनापति था। मध्य एशिया और भारत में उसने एक साथ लगातार सफल आक्रमण किए थे और शायद ही उसे कभी पराजय या अपमानित का सामना करना पड़ा होगा। उसमें अपूर्व सैन्य संगठन की क्षमता, सैन्य संचालन और रण कौशल कूट कर भरा था। सचमुच ही वह बाबर और नेपोलियन के समान जन्मजात सैनिक और नेता था। उसका संपूर्ण जीवन ही युद्धों में बीत गया था। उसकी सेना में अनेक जाति, नस्ल, धर्मों के लोग थे, परंतु अपने सफल सेनापति के बल पर इन विरोधी तत्वों का भी उसने सेना में सुंदर समन्वय व संगठन किया था। कठिनाइयों के समय उसने अपने
संतुलन कभी नहीं खोया था। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह अपने गुणों से विजय प्राप्त कर लेना जानता था। आनंदपाल, बाजीराव या कालिंजर के शासकों के विरुद्ध युद्ध में उसकी पराजय की संभावना हो गई थी, किंतु अंत में विजय उसको ही हासिल हुई थी। उसने अपने साहस, धीरज, मानसिक संतुलन, शक्ति और उच्च कोटि की निर्भीकता से सैनिकों का उत्साह बढ़ाया और उसका संचालन किया। उसकी विजय का यही एकमात्र भेद हमको समझ में आता है। वह उपलब्ध सामरिक साधनों का अपने शत्रुओं के विरुद्ध कुशलता से उपयोग करना जानता था। उसकी सेना में दक्ष गुप्तचर थे जो उसे भौगोलिक स्थितियों और शत्रु की दुर्बलताओं से पूर्ण अवगत करा दिया करते थे। उसका रण कौशल उच्च कोटि का था। संकट काल और युद्धों में वह अपनी सेना को भिन्न भिन्न वर्गों में विभक्त कर देता था और एक एक करके उनसे शत्रुओं पर आक्रमण करवाता था। युद्ध में वह कुछ चुने हुए अनुभवी सैनिकों को रिजर्व सेना के रूप में हमेशा से रखा करता था, जो युद्ध के अंतिम दौर में शत्रु सेना के दांत खट्टे कर दिया करते थे, और यह उसकी सफलता का अभूतपूर्व कारण बन गया था। एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता के रूप में महमूद गजनवी के कार्यों का मूल्यांकन। महमूद का संपूर्ण जीवन युद्धों में व्यतीत हुआ था। जब 17-18 युद्ध उसने हिंदुस्तान में ही किए हैं, तो मध्य एशिया में तो पता नहीं उसने कितने युद्ध चला रखे होंगे। तो हम ये मान सकते हैं कि उसका सारा जीवन ही युद्धों में निकला है। वह महान विजेता और साम्राज्य निर्माता था। जब वह गजनी का शासक बना तो उस समय उसके राज्य में गजनी के अतिरिक्त सिर्फ खुरासान का प्रदेश ही सम्मिलित था, किंतु अपने युद्धों और विजयों के द्वारा उसने गजनी के राज्य में अद्वितीय विस्तार किया था और इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। इसमें पश्चिम में हमदान, इस्फान, कैस्पियन समुद्र तट से लेकर पूर्व में पंजाब, मुल्तान तक उसने अपना साम्राज्य फैला लिया था। इतिहासकार गिबन उसकी गणना विश्व के महान सम्राटों में करते हैं। एशिया के मुस्लिम शासकों में तो वह महान था ही, उसके साम्राज्य की तुलना सिकंदर और नेपोलियन के विस्तृत साम्राज्यों से भी की जा सकती थी। कुछ इतिहासकारों ने महमूद गजनवी को न्यायप्रिय और उदार सम्राट के रूप में, सुल्तान के रूप में भी माना है। तो यहाँ में जो तथ्य दिए गए इतिहासकारों के द्वारा वो मैं आपको बता देती हूँ। महमूद की न्यायप्रियता प्रशंसनीय कही जा सकती है। न्याय करने में वह कठोर था और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखता था। वह अपने सगे संबंधियों के प्रति भी निष्पक्ष रहा करता था। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें कठोर दंड व सजा दिया करता था। उसने अपने भतीजे को एक स्त्री से गलत संबंध बनाने के कारण सिर कटवा दिया था। महमूद की निष्पक्षता और उसके हिंदुओं के संदर्भ में न्यायप्रियता की प्रशंसा करना तो निरर्थक ही कहा जा सकता है। फरिश्ता ने लिखा है कि महमूद के राज्य में भेड़ और भेड़िए एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। वह यद्यपि हिंदुओं का विधर्मी माना जाता था, उनके साथ कड़ाई से पेश आता था। उसका न्याय प्रेम हिंदुओं के लिए सदैव मौन ही रहा है। यदि वो उदार था तो महमूद जीवन भर युद्ध किए और हत्याएं की, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह एक कठोर हृदय का व्यक्ति था। वह गरीबों के प्रति सदैव उदारतापूर्ण व्यवहार किया करता था, उसकी रक्षा किया करता था। उसके दरबारी इतिहासकार रुतबी ने सम्राट की दानशीलता की बुरी प्रशंसा की है। वस्तुतः महमूद में हृदय में उदारता थी, किंतु वह गजनवी वंश तक या मुस्लिम व्यक्तियों तक ही सीमित थी। कला प्रेमी एवं विद्वानों का आश्रयदाता। महमूद गजनवी साहित्य एवं कला का महान प्रेमी था। वह विद्वानों, लेखकों और कवियों का उदार आश्रयदाता था। उसके दरबार में मध्य एशिया के अनेक विद्वान रहा करते थे। कविता सुनने का उसे इतना शौक था कि युद्धों के समय में भी वह उसके लिए समय निकाल लिया करता था। महमूद के दरबारी विद्वानों में अलबरूनी, कुतबी, फराबी, बैहाकी, अंसारी, फारूकी, फिरदौसी, उजारी, असादी, तुसी, अज़ुदी आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय थे।
अलबरूनी एक महान साहित्यकार, गणितज्ञ, दार्शनिक और ज्योतिष था। अलबरूनी की रचना तहकीक-ए-हिंद भारतीय इतिहास से संबंधित एक महान प्रामाणिक दस्तावेज है। बैहाकी ने तारीख़-ए-सुबुक्तगिनी की रचना की थी। शाहनामा का कवि फिरदौसी को भी महमूद का आश्रय मिला था। विद्या और ज्ञान के प्रसार के लिए महमूद गजनवी ने एक महाविद्यालय, एक विशाल पुस्तकालय तथा एक अजायब घर की स्थापना करवाई थी। गजनी के महाविद्यालय का प्रधान अंसारी था, जो अपने युग का एक महान विद्वान समझा जाता था। पुस्तकालय में देश विदेश की अनेक पुस्तकें संग्रहित की गई थी। अध्यापन के लिए अनेक प्राध्यापकों को नियुक्त किया गया था गजनी के पुस्तकालय में। यद्यपि महमूद ने शत्रु देश की कलाकृतियों को नष्ट किया था, किंतु उसने गजनी में कलाकारों और शिल्पियों को राजाश्रय प्रदान करके अपने देश की कला कौशल को विकसित कर लिया था। भारत से प्राप्त विपुल धनराशि का उपयोग उसने अपनी राजधानी में मस्जिद, विद्यालयों, समाधियों, पुस्तकालयों, पुलों, मार्गों आदि के निर्माण में किया था। इन्हें उन समस्त उदार तथा बहुमूल्य वस्तुओं से सुसज्जित किया गया था जिनको कि वह लूटकर भारत से लेकर के आया था। वह भारत से अनेक शिल्पकारों और कलाकारों को बलपूर्वक अपने साथ गजनी ले आया था। उन्होंने गजनी में अनेक मस्जिदें, भवनों तथा स्मारकों का निर्माण किया जिनकी कलात्मकता प्रशंसनीय थी। गजनी के ये भवन अपने लालित्य एवं कला के कारण स्वर्ग सेतु के नाम से प्रख्यात हुए थे। इस दृष्टि से महमूद को लेनपुल नेपोलियन से भी महान मानते हैं। महमूद ने अपने निर्माण कार्यों द्वारा गजनी को मध्य एशिया का सबसे सुंदर नगर बना लिया था। एक शासक के रूप में महमूद गजनवी के कार्यों का मूल्यांकन। महमूद की प्रशासकीय कुशलता और रचनात्मकता प्रतिभा को लेकर इतिहासकारों के बीच में मतभेद है। जैसा कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद बताते हैं कि उसे एक महान सफल शासक वो मानते हैं। उनके मत के में महमूद में रचनात्मक प्रतिभा विकसित थी और वह नवीनतम योजनाओं को क्रियान्वित करने की क्षमता रखता था। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि उसका शासन सुसंगठित और व्यवस्थित था। उसका प्रांतीय एवं स्थानीय शासन व्यवस्था संगठित और प्रांतीय शासकों एवं अन्य अधिकारी गणों पर पूर्ण उसका नियंत्रण था। वह प्रांतों में योग्य शासकों की नियुक्ति ही करता था। उसकी राजस्व व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शासन व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था उच्च कोटि की थी। प्रशासन में वह अन्याय और अत्याचार का विरोधी ही था। प्रजा की सुख समृद्धि का वह सादा ध्यान रखा करता था। उसकी कृषि, उद्योग धंधे, वाणिज्य व्यवसाय को काफ़ी समुन्नत माना गया है। उसकी उदारता एवं दानशीलता की प्रशंसा भी होती थी। कहते हैं कि वह प्रतिवर्ष लगभग 100 दिनार जन कल्याणकारी कार्य, न्याय और धार्मिक दान्य पुण्य में व्यय किया करता था जो उसके धर्म से संबंधित थी। किंतु महमूद के संदर्भ में उपर्युक्त मत सच्चाई की कसौटी पर खरे नहीं उतरते, हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वह लगातार युद्धों में व्यस्त रहा करता था, अतः संगठन कार्यों के लिए उसे फुर्सत बहुत कम मिला करती होगी। महमूद के भारतीय अभियानों और कार्यों में भी किसी प्रकार की उसके ठोस संगठन या व्यवस्था की संभावनाओं का हमको परिचय नहीं मिलता है। उसने न तो नियमों, विधि विधानों से निर्माण कार्य किए, न किसी संस्था और शासन प्रणाली की नींव रखी थी और न ही साम्राज्य को सुसंगठित किया था। पुलिस आदि की भी उसके द्वारा कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई थी। प्रसिद्ध इतिहासकार लेनपुल यह मानते हैं कि वह रचनात्मक कार्य करने वाला अथवा दूरदर्शी राजनीतिज्ञ नहीं था। हम किसी ऐसे नियम अथवा शासन व्यवस्था के विषय में नहीं सुनते जो उसने मस्तिष्क से निकाली हो। एक अन्य स्थान पर उसने यानी कि लेनपुल ने ही आगे लिखा है, उसके विशाल साम्राज्य का संगठन इतना असंबद्ध और ढीला था कि उसकी मृत्यु होते ही उसका साम्राज्य खंडित होता चला गया। समस्त बातों के निरूपण से स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि महमूद एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता तो था, किंतु कुशल प्रशासक
नहीं था। शासन, संगठन और शासन की क्षमताएं उसमें नहीं थी। उसने विशाल साम्राज्य में केवल ऊपरी व्यवस्था तथा सुरक्षा का प्रबंधन किया था, अतः उसका साम्राज्य क्षणभंगुर ही साबित हुआ था। महमूद गजनवी के कार्यों का मूल्यांकन एक धन लोलुप व्यक्ति के रूप में, यानी कि जिसको धन की बहुत ज़्यादा चाह रही है। महमूद का सबसे बड़ा अवगुण उसकी धन लोलुपता ही थी। रोज़त उस सफ तथा तबकात अकबरी ग्रंथों में इस बात का स्पष्टीकरण दिया गया है। धन की प्राप्ति के लिए वह क्रूर व नरहंस हो जाया करता था। डॉक्टर स्मिथ का कथन है कि महमूद गजनवी, जहाँ तक भारत के संबंध में महमूद गजनवी का विस्तृत रूप व कार्यों का यदि हम विश्लेषण करते हैं तो वह हमें एक धन का दास और लुटेरा ही नजर आता है, जिसने भारत की अपार संपत्ति को लूटा। हावेल का कथन है कि उसकी धनलोलुपता का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि महमूद बगदाद पर भी आक्रमण कर देता यदि खलीफा से उससे अधिक धन संपत्ति प्राप्त होती जितनी कि उसे सोमनाथ के मंदिर से प्राप्त हुई थी। वस्तुतः उसने खलीफा को एक बार धमकी भी दी थी कि अगर वह उसे समरकंद नहीं देगा तो वह उसके प्राण हर लेगा। फरिश्ता का यह कथन है कि मृत्यु के समय वह घंटों इस बात के लिए रोता रहा कि वह एकत्र धन का उपयोग नहीं कर सका। यह उसके लोभी स्वभाव का पुष्टि करता है। यद्यपि कुछ विद्वान उसके इस अवगुण पर पर्दा डालने की कोशिश भी करते हैं, किंतु कुछ इतिहासकार सदा उसे एक लुटेरे के रूप में ही याद किया करते हैं। महमूद में धन लिप्सा जन्मजात से ही एक प्रवृत्ति के रूप में थी। भारत को श्रीहीन कर देने के बाद भी उसकी धन लोलुपता कम नहीं हुई थी। धन लोलुपता के समय के अंतर्गत निज़ामुद्दीन, इतिहासकार निज़ामुद्दीन व इतिहासकार फरिश्ता का एक कथन है जो मैं आपको बता रही हूँ। मरते समय उसने सारी संपत्ति अपने सामने रखवाई ताकि वह उसे देख सके। जहाँ उसे धन से प्रेम था वहीं वह जी खोलकर धन खर्च भी किया करता था, ऐसा निज़ामुद्दीन और फरिश्ता का मानना है। एक निष्ठावान सुन्नी मुसलमान के रूप में महमूद गजनवी के कार्यों का मूल्यांकन। महमूद व्यक्तिगत रूप से सच्चा मुसलमान था। इस्लाम, अल्लाह और कुरान में उसकी गहरी आस्था थी। वह दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था, किंतु वह एक कट्टर सुन्नी था। भारत में महमूद ने इसी कट्टरता के कारण भी शिया शासकों और हिंदू राजाओं के विरुद्ध आक्रमण किए थे। उसने हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को खूब नष्ट किया था। दुर्भाग्यवश उसके इन अधार्मिक कार्यों को भी इस्लाम के हित के लिए ही समझा गया था। जब वह भारत से लौटकर गजनी जाता था तो उस दिन बड़ी खुशियां मनाई जाती थीं। कुछ इतिहासकारों ने तो इसे महमूद के द्वारा भारत में इस्लाम के प्रचार के रूप में भी लिया था। उत्बी का कथन है कि महमूद ने पहले सीजिस्तान पर आक्रमण करने का संकल्प किया, किंतु बाद में उसने हिंदुस्तान के विरुद्ध जिहाद करना अधिक उचित समझा था। महमूद ने अपने मंत्रियों की एक बैठक में उनसे यह आशीर्वाद मांगा था कि वह भारत में धर्म का झंडा ऊंचा करने, सदाचार का क्षेत्र विस्तार करने, सत्य को प्रकाशित करने और न्याय की जड़ों को दृढ़ करने के लिए अपनी योजना में सफलता प्राप्त कर सके। खलीफा ने भी इस्लाम के प्रचार के लिए महमूद का बड़ा सम्मान किया और उपाधियां उसे नवाजी थीं। अलबरूनी भी महमूद को इस्लाम धर्म का प्रचारक ही मानता था, किंतु सच्चाई यह है कि इस्लाम का प्रचार उसका वास्तविक उद्देश्य न होकर सिर्फ साधन मात्र ही समझ में आता है हमको। महमूद का युग धर्मांधता और धार्मिक कट्टरता का युद्ध था। धर्मांधता का प्रदर्शन कर वह अपने मुस्लिम सैनिकों को संगठित रखना चाहता था तथा उनको प्रेरणा देना चाहता था। मूल उद्देश्य तो भारत की लूट ही था। उसने हिंदुओं पर जो जुल्म ढाए उसको देख कर के आश्चर्य का विषय नहीं रह जाता है ये कि हिंदुओं की दृष्टि में वह शैतान का अवतार समझा जाता था।
जाफ़र तो उसके राज्य को इस्लामिक मानने को भी तैयार नहीं है। प्रोफेसर हबीब और हावेल ने भी उसकी निंदा ही की है। अभी तक हमने महमूद का व्यक्तित्व और कार्यों का मूल्यांकन देखा। अब मैं आपको बता रही हूँ कि विश्व इतिहास में महमूद का क्या स्थान रहा था, उनके आक्रमणों के कारण, उसके व्यक्तित्व के कारण, जो उसने कार्य किए उसके कारण। महमूद न तो देवता था और न राक्षस था। उसमें कई अवगुण थे तो कई गुण संपन्न व्यक्ति भी था। अपनी विजय और प्रतिभा से वह एशिया के इतिहास में निर्भीक, वीर, रणकुशल सेनानी और महान विजेता था। प्रोफेसर हबीब का कथन उचित ही प्रतीत होता है कि वह अपने चरित्र के बल से नहीं बल्कि योग्यता के कारण उच्च पद को प्राप्त कर सका था। वह एक भाग्यशाली साम्राज्य निर्माता तथा सफल विजेता ही नहीं तो अपितु कला और साहित्य का उदार आश्रयदाता व निष्पक्ष एवं न्यायप्रिय शासक भी था। यद्यपि उसकी धन लोलुपता, बलात्, इस्लाम का प्रचार तथा हिंदुओं के विरुद्ध अमानुषिक व्यवहार उसके चरित्र को कलंकित ही करते हैं, फिर भी अपनी योग्यता, प्रतिभा और गुणों के चलते वे एशिया के महान सुल्तानों में अपना स्थान बना लेता है। उसकी महानता का गुणगान करते हुए एक लेखक ने लिखा है कि वह उस तत्व से बना था जिसमें शहीद बनते हैं। वह उन व्यक्तियों में से एक था जिन्हें प्रकृति समय समय पर उत्पन्न करती है। इतिहासकार निज़ामुल मुल्क, गिबन, लेनपुल, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद आदि जैसे इतिहासकार, तत्कालीन इतिहासकार, आधुनिक इतिहासकारों ने भी कहीं न कहीं उसकी प्रशंसा की है। वस्तुतः महमूद इस्लामी जगत का एक महान सुल्तान था। अभी तक हमने महमूद गजनवी का मूल्यांकन देखा और विश्व के इतिहास में उसका स्थान। अब जो उसका पूरा विशाल साम्राज्य था उसके अंतर्गत पंजाब की क्या दशा थी और बाद में उसका शासन कैसे अव्यवस्थित होता चला गया, वो जो थोड़ा सा अध्ययन और है वो हम कर लेते हैं। गजनवी शासन के अंतर्गत पंजाब की दशा। महमूद गजनवी ने पंजाब को गजनी साम्राज्य का एक अंश तो बना लिया था। पंजाब का शासक एक सूबेदार के सुपुर्द कर दिया था। पहली बार पंजाब पर मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई थी। महमूद के उत्तराधिकारियों ने गजनी के पैतृक राज्य को खो देने के बाद भारत में ही आकर शरण ली थी। पंजाब पर 1186 ईस्वी तक उसका शासन स्थापित रहा। उसके बाद पंजाब में भी गजनवी वंश की समाप्ति हो गई थी। महमूद गजनवी के सफल उत्तराधिकारी थे मसूद, जिसने 1030 से 1040 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा था मादूद, जिसने 1040 से 1046 ईस्वी तक शासन किया था। मादूद की मृत्यु के बाद गृह युद्ध का सूत्रपात हो गया था गजनी में शासन हथियाने के लिए। एक के बाद एक कई अयोग्य सुल्तान गजनी की गद्दी पर आए, किंतु वे नाम मात्र के शासक थे। उनमें से इब्राहिम ही कुछ योग्य साबित हुआ था। उसने लगभग 42 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु के बाद 1099 ईस्वी में हो गई थी। उसके पुत्र मसूद तृतीय ने 17 वर्ष तक राज किया। 1115 ईस्वी में भी उसकी मृत्यु के पश्चात पुनः उत्तराधिकार के लिए संघर्ष आरंभ हो गया था। बाद में अरसला और उसके पुत्र खुसरव शाह गजनी के शासक बने। खुसरव ने के शासन काल में ही गजनी पर तुर्कमानों का अधिकार हो गया था। ये लगभग 1160 के बाद की घटना है और खुसरव शाह भागकर पंजाब चला गया था। उसका पुत्र मलिक खुसरव कैबल पंजाब का शासक बना था। इसी समय भारत पर गौरों के आक्रमण और जल्दी मोहम्मद गौरी ने पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया था। मलिक खुसरव की मृत्यु 1192 ईस्वी में कारागार में हो गई थी। इस प्रकार पंजाब में ही गजनी वंश की समाप्ति हो गई थी आपस के गृह युद्ध में। अब अध्ययन के अंतिम दौर में आ गए हैं हम। तो हमारा अध्ययन है गजनवी साम्राज्य के अस्थायित्व का कारण
जो गजनवी साम्राज्य असंतुलित होकर बिखर गया था और अपने पतन तक चला गया था, उसका हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। महमूद गजनवी एक कुशल संगठनकर्ता अथवा व्यवस्थापक नहीं था, अतः उसकी मृत्यु के बाद ही उसका साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया था। लेनपुल ने ठीक ही कहा था कि उसने अपने पीछे एक असंबद्ध और अव्यवस्थित साम्राज्य छोड़ा। उसने अपने जीवन काल में बड़ी तत्परता और सावधानी से उस साम्राज्य की रक्षा की, किंतु उसके बाद आंखें बंद करते हुए साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था। उसकी भारत विजय तो और भी क्षणभंगुर साबित हुई थी। गजनवी साम्राज्य की स्थायित्वता के अनेक कारण थे, यानी कि पतन के या शिथिल होने के। महमूद के साम्राज्य के अस्थायित्व के कारण। महमूद एक सफल सैनिक और विजेता था, किंतु योग्य शासक नहीं था। वह दूरदर्शी और रचनात्मक नहीं था। अतः यद्यपि उसकी बाहरी नीति सफल रही थी, किंतु आंतरिक नीति में महमूद असफल ही रहा था। शासन के संगठन, प्रशासनिक विभागों में सुधार, जन कल्याणकारी कार्य आदि के क्षेत्र में वह सर्वथा उदासीन ही रहा करता था, क्योंकि वो ज़्यादातर युद्धों पर रहता था। साम्राज्य की जनता के बीच में वह लोकप्रिय भी नहीं था, अतः उसके मरते उसका साम्राज्य बिखर गया। उसके आक्रमण एवं लूट की नीति से हिंदू तथा अन्य लोग असंतुष्ट थे। अलब्रूनी तथा प्रोफेसर हबीब का मत है कि उसने हिंदुओं में इस्लाम के प्रति घृणा व विरोध की भावनाओं को उत्पन्न कर दिया था। भारत से अपार धन मिलने से भोग विलासता को उसने प्रोत्साहन दिया था, अतः लोग आराम तलब बन गए थे। इस प्रकार राज्य के कामों की उपेक्षा की जाने लगी थी। महमूद का साम्राज्य अत्यंत विस्तृत था। साम्राज्य में अनेक जगह से दूसरी जगह जाने आने के लिए अत्यंत कठिनाई हुआ करती थी। गजनवी साम्राज्य में विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोग रहा करते थे, जिन्हें एक सूत्र में बांध कर रखना अत्यंत ही कठिन लग रहा था। उत्तराधिकार संबंधी निश्चित नियम के अभाव में परस्पर झगड़े होने लगे थे और तलवार के बल पर साम्राज्य का निर्णय किया जाने लगा था, अतः साम्राज्य कमजोर होता चला गया। महमूद की मृत्यु के पश्चात प्रशासन में काफ़ी ढिलाई आ गई थी और समुचित निरीक्षण एवं पथ प्रदर्शन का अभाव प्रमुख पदाधिकारियों एवं कर्मचारी के अंतर्गत आ गया था और वे अपनी मनमानी से कार्य करने लगे थे। उपयुक्त सभी कारणों के चलते गजनी साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया और उसका अंत हो गया और समाप्ति की ओर आगे बढ़ा, जिसको कि 150 वर्षों बाद में महमूद गौरी ने अपने साम्राज्य में आक्रमण करके सम्मिलित किया। इसी के साथ हमारा महमूद गजनवी का जो चैप्टर था, जो प्रारंभ से चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने करीब 5 या 6 वीडियो आज तक बनाए हैं, वह संपूर्ण अध्ययन हमारा समाप्त हो रहा है।